ये कहता है कि जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना आप किसी भी चीज को, सपोज मैंने कोई स्प्रिंग है, जितना मैं उसको खींचूंगी उतना ही उसकी पोजीशन में चेंज होगा, है ना। तो जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तो इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी बॉडी में क्या कर दें, किसी भी बॉडी में हम चेंज करें, ठीक है, उसमें हम क्या करें, उसकी पोजीशन में चेंज कर दें, कोई फोर्स लगाने के बाद हमने उसकी पोजीशन में चेंज किया और वो वापस। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो लास्ट हमारा टॉपिक था विस्कोसिटी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है इलास्टिसिटी। और जो एस्पिरेंट्स हमसे नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने पूरा टॉपिक वाइज, पूरी सीरीज से वहाँ पर अपने टॉपिक वाइज सारी वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलास्टिसिटी। उससे पहले थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और हमें क्या पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले हमें हुक्स लॉ पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ना है, इलास्टिक मॉड्यूलाई पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कंटेंट्स पढ़ना है, पॉइजन रेशियो, एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन रेशियो इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, वर्क डन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, ट्विस्टिंग कपल ऑफ अ सिलेंडर, फिर हमें पढ़ना है रिजिड मॉडुलस बाय स्टैटिक टॉरिजन और टॉरिजनल पेंडुलम, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे बेसिक से, अपना बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना किससे, इलास्टिसिटी से, ठीक है। क्या होती है इलास्टिसिटी या क्या होता है इलास्टिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी बॉडी में क्या कर दें, किसी भी बॉडी में हम चेंज करें, ठीक है, उसमें हम क्या करें, उसकी पोजीशन में चेंज कर दें, कोई फोर्स लगाने के बाद हमने उसकी पोजीशन में चेंज किया और वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है। और जो सब्सटेंस होगा वो सब्सटेंस कैसा होगा, इलास्टिक सब्सटेंस होगा। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने इस पर क्या किया, हमने इसको कंप्रेस किया दोनों साइड से। तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, हमने इस पर जो फोर्स लगाया इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो कौन सा फोर्स लगाया हमने, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे ही हमने फोर्स हटाया ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे हम कि इसी की बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। अब ध्यान से समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, कि जो स्टील है ना वो रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये होता है यंग्स मॉडुलस, आगे भी पढ़ेंगे। तो जिसके यंग मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा होती है ना वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। तो स्टील की वैल्यू ज्यादा होती है तो स्टील जो है वो रबर से क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है। तो इस चीज को ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप की हमारे पास बॉडी होती है। इलास्टिक बॉडी जो अभी हमने पढ़ा है ना, जो अपनी बॉडी अपनी साइज और शेप को क्या कर ले, ओरिजिनल शेप एंड साइज को कंप्लीटली रीगेन कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, ठीक है। जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, फोस्फोरस ब्रोंज हो गई। अब ध्यान रखेंगे कि आइडियली अगर हम आइडियल बात करेंगे ना, तो आइडियली कोई भी बॉडी ना तो इलास्टिक होती है और ना ही प्लास्टिक होती है। आइडियली कोई भी बॉडी इलास्टिक और प्लास्टिक नहीं होती है, बट हम मान के चलते हैं कि हाँ ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं इलास्टिक बॉडी के और प्लास्टिक बॉडी के। बट आइडियली जैसी चीज नहीं होती है, आपको पता है ना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका क्वार्ट्ज है, जिसको हम बहुत यूज करते हैं। प्लास्टिक क्या होती है बॉडी, कंप्लीटली रिटेन देयर डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज। मतलब सपोज हमारे पास क्ले है ना, बच्चों आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, क्ले से डिजाइन बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं ना। तो क्ले है, तो क्ले को हमने क्या किया, क्ले को हमने सपोज क्ले किसी डिजाइन में उसको हमने कंप्रेस कर दिया। जब हम कंप्रेस करेंगे तो क्ले क्या करेगा, जो डिफॉर्म हमने किया ना उसकी शेप एंड साइज में, वो उसी को रिटेन कर लेगा, ठीक है ना। वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आने की कोशिश नहीं करेगा। जिस डिजाइन का हमने बनाया वो उसी डिजाइन का बन जाएगा। तो ऐसी बॉडी हमारी कहलाती है प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, जैसे कि क्ले या वैक्स एग्जाम्पल। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जिनकी शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं होता। आप कितना भी उन पर डिफॉर्मिंग फोर्स, आप उन पर कितना भी फोर्स लगाओ, उनकी उनकी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होगा, उनकी शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसी बॉडीज कहलाती है रिजिड बॉडी। इसका एग्जाम्पल है आयरन, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि भाई हम स्प्रिंग को ले रहे थे, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया या फिर स्ट्रेच किया, ठीक है। तो कितना पर्टिकुलर एरिया में हमने उसको क्या कर रहे हैं, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। क्या होता है स्ट्रेस, रेशियो होता है किस किस का, रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स टू एरिया, इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेस, F/A। अब स्ट्रेस की जो सही यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हैं पास्कल, क्योंकि न्यूटन F/A क्या होता है, प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये हमने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो अब इसकी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लाने के लिए इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। अब वो फोर्स कितने पर्टिकुलर एरिया में हमने लगाया है उसी को हम बोल देंगे स्ट्रेस। कितना स्ट्रेस लगा है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को बोल देंगे स्ट्रेस, ठीक है।
एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ना फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ये फोर्स लगा रहे हैं, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही वापस एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये जो अप्लाई फोर्स होगा, अप्लाइंग फोर्स, है ना, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो ये कैसा होगा, इक्वल होगा, तभी वो क्या हो सकता है, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कितने टाइप की होंगी, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर रहे हो तो आप कैसे चेंज कर रहे हो, उसकी लेंथ में चेंज कर रहे हो, उसके वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो, उसको टेढ़ा कर रहे हो, है ना, तो किस तरह से आप उसमें चेंज कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जिसमें पहला है नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो हमने स्प्रिंग वाली बात बोली थी, है ना, कि ये स्प्रिंग था, अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया, इतने से इतना हो गया, या कंप्रेस भी कर सकते हैं, है ना। तो जब ये इतना स्ट्रेच हो गया तो आपने किस में चेंज किया, आपने उसके लेंथ में चेंज किया, जो फोर्स लगाया वो किस में चेंज कर रहा है, उसके लेंथ में चेंज कर रहा है। तो ऐसे जो स्ट्रेस होंगे उनको हम बोलेंगे नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। अब मतलब या तो आप इसमें आप किसकी लेंथ, या तो आप लेंथ में इंक्रीज कर रहे होंगे या तो आप डिक्रीमेंट कर रहे होंगे, तो उसी को क्या बोल देंगे हम, उसी को बोल देंगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ को अगर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, लेंथ को हमने इंक्रीज किया तो ये कहलाएगा हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर हम क्या करें, हम लेंथ को अब क्या कर दें, इसकी लेंथ को इसको कंप्रेस कर दें, है ना, लेंथ को डिक्रीज कर दिया अब हमने, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब क्या होगा, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे उसकी क्या होता है, उसकी पूरी सरफेस ऑल ओवर द सरफेस, कंप्लीट सरफेस पे क्या लग रहा हो, एक डिफॉर्मिंग सॉरी एक फोर्स लग रहा हो, और उसकी क्या हो, उसके पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, ये वाटर है, वाटर में हमारा ये कोई स्फीयर है, अभी जो स्फीयर है ये, इस पर क्या हो रहा है, इस पर हर तरफ से क्या लग रहा है, देखो हर तरफ से फोर्स लग रहा है, तो अब इसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, ओवरऑल वॉल्यूम में चेंज होगा, तो इसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना। When a deforming force act all over the surface of body produces a change in volume, ठीक है। तो अगर उसके पूरे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। अब इसमें क्या होगा, अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप। मतलब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले इस तरह से रखा था, ये इस तरह से रखा था, ठीक है ना, ये अब हमने क्या किया, ये इसकी एल लेंथ थी, अब हमने इसको क्या किया, थोड़ा चेंज किया, अब इसके शेप में चेंज कर दिया, इसको इस तरह से टेढ़ा कर दिया, झुका दिया इसे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें जो चेंज हुआ कितना, डेल्टा एक्सचेंज हुआ, ये डेल्टा एक्सचेंज हुआ, और कितने एंगल से, थीटा, और लेंथ कितनी थी, एल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अब क्या कर रहे हो, देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है कि हम उसकी पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, लेंथ में, वॉल्यूम में, है ना, या टेंजेंशियली हम उस पर उसको चेंज कर रहे हैं। तो अब जितना हम उसमें क्या करें, जितना हम उस पर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रेन होगा, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही उसमें चेंज आएगा। तो क्या उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था और कितना उसमें चेंज हो रहा है, इसी का रेशियो हमारा कहलाता है स्ट्रेन। तो क्या होता है स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन में ओरिजिनल पोजीशन, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेंथ में चेंज कर रही हूँ और नीचे भी ओरिजिनल लेंथ है ना, जैसे क्या होगा, लेंथ में चेंज कर रहे हैं और नीचे भी तो लेंथ ही हो रही है, तो ये कैंसिल हो जाएगी लेंथ से लेंथ, तो क्या होगा, ये ना तो इसकी कोई यूनिट होगी ना ही इसकी कोई डायमेंशन होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसकी ना तो कोई डायमेंशन है और ना ही कोई यूनिट है, तो कौन होगा, वो होगा स्ट्रेन, ठीक है। अभी कितने टाइप का होता है, अब ये तीन टाइप का तीन टाइप का ही होगा जो भी हमने पढ़ा भाई, ठीक है। अब थ्री टाइप में कौन कौन सा होगा, पहला होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था, कि हम क्या कर रहे थे, हम उसकी लेंथ में चेंज कर रहे थे, ठीक है। जब लेंथ की में हमने चेंज किया उसकी, तो वो हमारा कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो अब स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल अपॉन में एल, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी पोजीशन थी एल, है ना। अब जब हमने इसमें क्या किया, हमने इसकी पोजीशन में चेंज किया, तो हमने मान लिया कि वो एल प्लस डेल्टा एल है, तो जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, डेल्टा एल है, और जो हमारा ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी, हमारी एल। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो वो कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में वी, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होगा, अब ये हमारी चेंज हो रही थी, है ना, इसको हम इधर खींच के लेके आए, तो ये हमारा डेल्टा एक्स था, तो डेल्टा एक्स और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, तो चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल, है ना, तो ये हमारा था शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो तीन टाइप का स्ट्रेन होगा हमारा, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इलास्टिक लिमिट क्या होती है।
क्योंकि इलास्टिक लिमिट हम समझेंगे तो तभी हमें समझना है हुक्स लॉ, ठीक है। इलास्टिक लिमिट क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स। ये कह रहे हैं कि सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो एक उसकी एक लिमिट होगी कि जहां तक फोर्स लगाने के बाद वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा, उस लिमिट तक। अब उस लिमिट के बाद जब आप उस पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो या तो वो ब्रेक हो जाएगा, या तो उसमें परमानेंट क्या हो जाएगा? परमानेंट ही वो डिफॉर्म हो जाएगा, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग था और इस पर ये मास लटका है, तो इसकी एक लिमिट है कि इस पर आप 100 kg अगर वेट लटकाओगे तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 100 से ज्यादा, अगर आपने इससे ज्यादा अगर इस पे वेट लटका दिया, सपोज हमने मान लिया किसी ने 110 किलोग्राम लटका दिया, ठीक है, तो यानी कि इस लिमिट के बाद अगर आप इससे ज्यादा आप इस पर लगाओगे, वेट लटकाओगे, तो क्या होगा? या तो ये क्या हो जाएगा? या तो ये डिफॉर्म ही नहीं होगा, मतलब सॉरी डिफॉर्म हो ही जाएगा परमानेंटली, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करेगा, या तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो क्या लिखा है? वह अधिकतम तनाव जिसके भीतर विकृति उत्पन्न करने वाला बल को हटाने के बाद पिंड अपना मूल आकार और आकृति पुनः प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो वो अधिकतम, अब उसके बाद जब आप करोगे तो वो पुनः अपनी आकृति प्राप्त नहीं करेगा, या तो वो क्या हो जाएगा? या तो वो उसी पोजीशन में रहेगा, या तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हुक्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना, इसलिए हमने समझा। ये कहता है कि जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। जितना आप किसी भी चीज पे, किसी भी चीज को, सपोज मैंने कोई स्प्रिंग है, जितना मैं उसको खींचूंगी उतना ही उसकी पोजीशन में चेंज होगा, है ना। तो जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही क्या होगा? स्ट्रेन होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हमने लिखा ई, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब इस ई को ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या होता है ये ई? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ई होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहला है इसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमें पता है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये हमें ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल की बात करता है, मतलब जब लेंथ में चेंज हो रही हो, ठीक है। तो क्या होगा? ये होगा हमारा गामा, इसको हम बोल सकते हैं वाई भी, कुछ लोग वाई सीरीज को डिनोट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो क्या फॉर्मूला है इसका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब एक बात हमें पता है कि जो स्ट्रेस है उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एफ अपॉन ए। चाहे आप लेंथ में चेंज करो, वॉल्यूम में चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, फॉर्मूला एक ही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? एफ अपॉन ए हो जाएगा ये इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ये बन जाएगा एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? एफ को हम क्या बोल सकते हैं? एफ को हम एम जी लिख सकते हैं, तो एम जी एल और अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल, एक फॉर्मूला ये हो सकता है। दूसरा तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? हमें पता है कि एफ अपॉन ए हम पी को बोलते हैं, है ना। ये एफ अपॉन ए क्या होता है? पी, तो ये भी लिख सकते हैं एल डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा एल। तो ये तीन फॉर्मूले हम ये बोल सकते हैं, इनमें से कोई सा भी, ठीक है। ये एल हमने स्मॉल माना है, स्मॉल लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, कौन सा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कहीं अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा है किसी न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में, तो समझ लेंगे हम कि वहां पर किसमें चेंज हो रहा होगा? लेंथ में चेंज होने की बात हो रही होगी, ठीक है। ये रहा इसका फॉर्मूला। अच्छा, एक ही जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, है ना। जो हमने यहाँ पे लिखा, हम ए को क्या लिख सकते हैं? ए हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना, एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर एल अपॉन डेल्टा एल, दूसरा एम जी एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, और एक ही, तो तीनों फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा ये तो क्या है? ये तो हमारा डायमेंशन लेस है, तो सिर्फ इसी की बची फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसी की क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन निकाल सकते हैं हम, न्यूटन की कितनी होगी? फोर्स की कितनी होगी? एम एल टी माइनस टू, है ना। नीचे क्या है हमारा? एरिया, यानी कि L2, तो L से L कट जाएगा, तो कितना बनेगा हमारा? M L माइनस वन T माइनस टू। तो ये हो जाएगी किसकी डायमेंशन? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है यंग्स मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? ओनली ये सॉलिड्स के लिए ही होगा। कौन? यंग्स मॉडुलस, ठीक है। दूसरा है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल लार्जेस्ट इलास्टिसिटी, तो मतलब किसी भी मटेरियल की ना यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। इसलिए हमने लिखा भी था कि जो यंग्स मॉडुलस है किसके लिए, किसका था? हमने क्या, स्टील के लिए, वो हमारा रबर से क्या था? ज्यादा था।
है ना, कि जो हमारी स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक है किसके कंपैरिजन में, रबर के कंपैरिजन में, क्योंकि उसके जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, रबर के यंग मॉडुलस से। तो जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा वो मटेरियल हमारा क्या होगा, इलास्टिक होगा। ठीक है, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी, अब रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या था, क्या था, एफ अपॉन ए, यानी कि स्ट्रेस, है ना, और अपॉन में क्या था, स्ट्रेन था। अब ध्यान से समझिए, जो हमारी रिजिड बॉडी है, हमने रिजिड बॉडी के लिए सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उसकी शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, चाहे आप उस पर कितना भी फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि आयरन, तो अगर उसके उसके यहाँ पे ना उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, ना उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, जब चेंज हो ही नहीं रहा है तो यहाँ तो जीरो होगा। तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट। ध्यान रखेंगे रिजिड बॉडी के लिए कितनी किसकी क्या वैल्यू होती है इसकी, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड हमारा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस हमारा रिलेटेड था किससे, लेंथ से, जब हम लेंथ में चेंज कर रहे थे, है ना। अब बल्क मॉडुलस किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से, जब हम वॉल्यूम में चेंज कर रहे थे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको के से भी डिनोट करते हैं, बी से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस का फॉर्मूला तो सेम होगा, एफ अपॉन ए। अब वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये माइनस क्यों लगा, जब हमने यहाँ पढ़ा था कि ये स्फीयर ये पानी में था सपोज, है ना, तो इस पर क्या होता, चारों तरफ से इस पर फोर्स लग रहा था। तो जब इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा था ना, तो वॉल्यूम कैसा हो रहा था, कम हो रहा था, इसको कंप्रेस कर रहे हैं ये, है ना, तो वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज होगा। तो जब वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आ रखा है, नेगेटिव साइन, है ना। तो एफ बी अपॉन में ए डेल्टा बी। अब एफ अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, वी डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी, और एक माइनस का साइन। तो हम इसको के से भी डिनोट करते हैं और बी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात हम क्या याद रखेंगे कि जो बल्क मॉडुलस है वो सबसे ज्यादा सॉलिड की, उसके सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड के लिए और फिर गैस के लिए। सबसे कम किसके लिए होता है, गैसेस के लिए, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व इन सॉलिड लिक्विड गैसेस, तीनों के लिए होता है। जैसे कि यंग्स मॉडुलस अभी हमने पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, ओनली सॉलिड्स के लिए। तो इसके तीनों के लिए इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमें पता चल गया, अब तो हमें पता लग गया फॉर्मूले सारे, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो हमारा इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा इसका, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला सबके लिए सेम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब शेयरिंग स्ट्रेन हमारा कितना था, थीटा, है ना। अब थीटा की वैल्यू थी कितनी, हमने थीटा कितना लिखा था, हमने लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन में एल। ठीक है, तो ईटा कितना आ जाएगा ये, तो जब हमने लिखा एफ अपॉन में ए और डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो यहाँ ये है हमारा डेल्टा एक्स अपॉन में एल। तो ईटा हमारा कितना आ जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, हमारा बनेगा ये शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब इनमें एक रिलेशन भी है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, कि ये जो ईटा और जो गामा है, मतलब जो गामा है वो 3 टाइम्स होता है किसके, ईटा के। तो अब हमसे बोल सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको दे दी, है ना, और आपसे बोला गया कि भाई बताओ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, ये रहा पहला, फॉर लिक्विड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 0। लिक्विड्स के लिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं। नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस, है ना, एंड हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर पजेस बाय सॉलिड मटेरियल्स। तो किसके द्वारा ये पजेस किए जाता है, ओनली सॉलिड मटेरियल्स। तो हमने पीछे भी पढ़ा था उसके लिए, यंग्स मॉडुलस के लिए, है ना, और ये भी किसके लिए होता है, ओनली सॉलिड्स के लिए। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अच्छा आज हम सिर्फ इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि भाई इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है या प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो हम कल उसको भी हम करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है हमारा, ये अलग टाइप है ना, उसका नहीं, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस अभी हमने पढ़ा, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कितना होगा कंप्रेसिबिलिटी, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के। के क्या है हमारा, बल्क मॉडुलस, है ना। तो के का फॉर्मूला हमारा कितना आया था, कितना आया था ये, डेल्टा पी वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। अब उसने बोला कि इसका उल्टा होगा 1 अपॉन के, तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा वी। तो ये बन जाएगा किसका फॉर्मूला, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके, बल्क मॉडुलस के। सेकंड क्या है, हायर कंप्रेसिबिलिटी मींस लो बल्क मॉडुलस। ऑब्वियस सी बात है, दोनों कैसे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हमारा बल्क मॉडुलस कम होगा, इसका मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, इतना हमने आज पढ़ा। तो ये हमारा ये आज एंड हो गया है। ठीक है, अगर समझ में आया हो आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या समझ में आया, और कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
ठीक है, और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो आज हमने पढ़ा। और हाथ के हाथ जो भी हम पढ़ते हैं, हाथ के हाथ अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि जो अपने अपने हाथ से बने हुए नोट्स होते हैं उनकी अलग बात होती है, हमें पता होता है कि हमने कहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है, ठीक है। बाकी पीडीएफ, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, जो नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।